नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण है, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को साकार कर रहा है। न्यू सर्किट हाउस रायपुर में प्रगति पोर्टल पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अब तक 85 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। प्रगति पोर्टल पर राज्य से जुड़े 200 मुद्दों में से 183 का समाधान कर 91% से अधिक समाधान दर हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का प्रभावी सेतु है और सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूती प्रदान कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में सुशासन बढ़ रहा है और उसका असर एक एक देशवासियों के ऊपर भी देखा जा सकता है। आज की इस प्रेस वार्ता में ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनधन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटीजी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है और इसका लाने का उद्देश्य ये है कि पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर, कहीं पर जन सुनवाई को लेकर, कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, जिसके कारण काम शुरू होने में बहुत लेट लतीफ होता है। तो ये प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि सीधा संवाद होता है और उन सभी समस्याओं का समाधान उनके समक्ष होता है और काम समय पर शुरू होता है, समय पर पूरा भी होता है और उसका लाभ देश की और प्रदेश की जनता को मिलता है। और अगर केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है।
जांजगीर चांपा में वर्ष 2008 की 12वीं बोर्ड परीक्षा फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा फैसला आया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने मुख्य आरोपी पोराबाई सहित 4 आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले दिसंबर 2020 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य शासन ने अपील की थी। जांच में उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी और जालसाजी प्रमाणित होने पर न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोष सिद्धि करते हुए जुर्माना भी लगाया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता के समर्थन से जुड़े यूजीसी विनियम 2026 को लेकर बिलासपुर में विरोध तेज हो गया है। राजपूत क्षत्रिय महासभा समाज से जुड़े लोगों ने इन नियमों को लेकर भारत सरकार और यूजीसी को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए विनियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। महासभा ने नियमों की नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बताते हुए आरोपित को पक्ष रखने का अवसर और झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान करने की मांग की है। इसी बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। यूजीसी कानून पूर्व में जो लागू था उसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए यदि किसी सामान्य वर्ग का छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी वर्ग के आदमी एससी एसटी ओबीसी यदि आरोप लगाते हैं, उसके आधार पे एक जांच कमेटी बनेगी जिसमें उन्हीं लोग रहेंगे और उस जांच कमेटी का यदि आरोप गलत भी है तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परंतु जिस सामान्य व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये सामान्य वर्ग के लिए बहुत मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, जो समाज में जो वो किया जा रहा है उसको। तो यूसीजी है क्या? यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नियम बनाती है वहाँ पे पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पुराने व्यवस्था थी वो सभी को समानता का अधिकार था। वर्तमान में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को अधिकार दिया जा रहा है और कार्रवाई सिर्फ जनरल के लोगों पे की जाएगी। आप कैसे चेक कर सकते हैं जनरल पे भी कार्रवाई? क्योंकि जो उसके रूल्स बने हैं राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो जांच कमेटी बनेगी उसमें उनके सदस्य रहेंगे और मूल रूप से जो आवेदनकर्ता होंगे वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोग ही रहेंगे, परंतु का आरोप सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों पे लगाया जा सकता है। समिति की महिला मंडल सचिव श्रीमती सुलक्षणा सिंह बैस बोल रही हूँ। मैं हमारे सभी बच्चों के लिए समानता का अधिकार चाहती हूँ, किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं इस यूजीसी के नए कानून का विरोध करती हूँ, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या सामान्य वर्ग के बच्चे हो, सबको शिक्षा में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं ओबीसी या एसटी के बच्चे। बिलासपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला रोड पर देर रात एक नाबालिग कार चालक की गंभीर लापरवाही सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। रिवर्स करते समय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही वैगनआर कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे मां अंबे रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान मालिक को चोटें आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी देवेश राठौर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर नाबालिग चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल सामने गाड़ी खड़ी थी लैंडमार्क के सामने, वहाँ पर वो नाबालिग लड़का था, वो गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी चालू की और इतनी स्पीड से आया कि बीच में उसको कोई गाड़ी बाइक नहीं दिखी। अगर बाइक होती कोई बीच में तो उनका काम हो जाता। वो बहुत स्पीड से आया, यहाँ पर हमारे भाई साहब खड़े थे, वो इधर दौड़ के इधर आया, तब बचे, वो पैर में लगा है और कांच वाँच तोड़ के काउंटर 5 फीट पीछे आ गया और पूरी लापरवाही से, मतलब ये ना गाड़ी का इंश्योरेंस है ना उसको लाइसेंस है। शिकायत दर्ज कराई? शिकायत एफआईआर हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाबालिग होकर कार चला रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही? बिल्कुल माँ बाप को लापरवाही है ये, और जो कानून है हमारे देश में उसमें उस तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनके पिता को। करबला रोड में लैंडमार्क कॉम्प्लेक्स है, उसके सामने माँ अंबे रेडीमेड क्लॉथ स्टोर है, जहाँ पर उसी के सामने एक कार रखी हुई थी और कार को एक नाबालिग व्यक्ति चला रहा था, जो रिवर्स करते हुए कार को दुकान में घुसा दिया था, जिससे जो
कपड़ा दुकान का मालिक है उसको चोट आई हुई थी। कार चालक जो नाबालिग लड़का था उसको भी चोट आई थी। दोनों को मुलाहिजा करवाया गया था और रेडीमेड कपड़ा दुकान के संचालक के द्वारा इसमें एफआईआर पंजीबद्ध कराया गया है। कार जो चालक है और उसके जो वाहन स्वामी है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कार चलाने वाला जो मालिक बता रहा है शराब पिया था और क्या मारपीट की भी घटना जवान हुई थी? नहीं, ये शराब तो नहीं पिया हुआ था और मारपीट की घटना का कोई यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में चलाए जा रहे संयुक्त जांच अभियान के दौरान आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 21.71 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए उसे संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। आरपीएफ ने कहा कि रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों पर रोक के लिए अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुरानी पेंशन और क्रमोन्नति की मांग को लेकर अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। शिक्षकों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग उच्च न्यायालय बिलासपुर के 23 जनवरी 2026 के फैसले से जुड़ी है। एसोसिएशन का कहना है कि संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा माना जाए और उसी आधार पर पूर्व सेवा गणना का आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों ने 33 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की सेवा पर पुरानी पेंशन यानी 50% पेंशन का लाभ देने की मांग की है। वहीं टेंट की अनिवार्यता खत्म करने, विभागीय सीमित परीक्षा कराने और मोबाइल वीएस के ऐप से उपस्थित के बजाय बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की मांग भी रखी है। प्रदेश सचिव मनोज सनाड्या और जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब नजरें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। देखिए, आज हम लोग 5-6 विषय को विशेष कर लेकर आए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा विषय हमारा जो हाई कोर्ट के द्वारा ये शासन को निर्देश दिया गया है कि सिविलियन की सेवा को भी पेंशन की सेवा योग्य माना जाए, और इसी आदेश को प्रदेश भर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कोर्ट के आदेश को, ताकि शासन हमारे लिए लागू करे। शासन ने जब से हम शासकीय हुए हैं तब से इसको लागू किया हुआ है, जबकि 98 से लगातार हम सेवा कर रहे हैं। तो 20 वर्ष की जो सेवा है उसको पेंशन योग्य सेवा मानने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। शासन इसको लागू करे। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार में 20 वर्ष की सेवा में पेंशन देने का प्रावधान है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष में प्रावधान है, तो केंद्र के समान यहाँ भी 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। और न्यूनतम पेंशन का नियम 10 वर्ष रखा गया है, वो न्यूनतम पेंशन 5 वर्ष में मिले, ऐसा हमारा मांग है, ऐसा हमारा विषय है। दूसरा है कि क्रमोन्नति वेतनमान, जैसे पदोन्नति में 5 वर्ष को एक बार के लिए रिलैक्स करते हुए 3 वर्ष किया गया, ठीक उसी प्रकार से क्रमोन्नति 10 वर्ष में देने का प्रावधान था, उसको एक बार कम से कम रिलैक्स करते हुए 5 वर्ष में क्रमोन्नति पूरे प्रदेश के शिक्षकों को दिया जाए, यह हमारा मांग है। 2-3 विषय और भी है। ठीक मांगे पूरी में आगे रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये चरणबद्ध आंदोलन है। इस चरणबद्ध आंदोलन में सबसे पहले हम लोग आज जिला में और इसी प्रकार से ब्लॉकों में ज्ञापन देंगे। इसके बाद हमारे जनप्रतिनिधियों को हम लोग ज्ञापन देंगे, डीपीआई में ज्ञापन देंगे, मंत्री और विधायक को ज्ञापन देंगे। 3 चरण का ये लगातार कार्यक्रम है और उसके बाद हम समीक्षा बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। मांग हमारी जो एक तो 6 सूत्री मांग है, जिसे प्रमुख रूप से सब लोग को ज्ञात है कि पूरे प्रांत स्तर पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका चल रही थी, जिसमें बहुत से याचिकाकर्ता थे, उस पर माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने ये निर्णय दिया है कि इनकी संविलियन की पूर्व की सेवा की गणना के लिए कोई नियम नहीं है। तो इस पर जो नियम अस्पष्ट है उसको सुस्पष्ट करते हुए एक नए नियम निर्धारित करें ताकि इनकी पूर्व सेवा की गणना की जा सके। दूसरी चीज़ कि जब सेंट्रल में 20 वर्ष में यदि पूर्ण पेंशन की पात्रता है तो छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष में क्यों?
और सबसे अच्छी बात है कि दोनों तरफ एक ही विचारधारा की सरकार है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि अपनी संवेदनशीलता का परिचय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी देंगे और 20 वर्ष की सेवा गणना पर पूर्ण पेंशन देंगे। और न्यूनतम सेवा पर जैसा बताया गया कि वो और भी न्यूनतम होनी चाहिए। एक VSK ऐप अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जिनके पास अच्छी क्वालिटी की मोबाइल है उसमें वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिनके पास सस्ती मोबाइल है उसमें कभी डाउनलोड होता है तो लोकेशन नहीं दिखाई देता, और लोकेशन दिखाई दिया तो चेक इन नहीं होता और अपने आप चेकआउट हो जा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं। तो ऐसी तकनीकी समस्याओं वाले ऐप को हटा करके, क्योंकि इससे कई लोगों की निजता का भी हनन होने की संभावना है, तो हम चाहते हैं कि शासन से निवेदन करते हैं कि ऐसा ना हो करके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस प्रणाली जो बड़े बड़े ऑफिसों में सभी जगह रहता है वैसा कर दे, तो वो सरल होगा, सहज होगा। एक व्यक्ति अपनी ही मोबाइल से अपना ही अटेंडेंस दे, ये थोड़ा सा व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। इसी विषय पर पूरे प्रदेश स्तर पर हमारे यूनियन के द्वारा अपनी बात को शासन तक पहुंचाने का निवेदन किया जा रहा है। ये समस्या छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने जो बीड़ा उठाया है, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ मामलों को बताए हैं, जिसमें पूर्ण पेंशन और प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन, ये हमारी मांग तो है। उसके साथ ही साथ टेट की जो अनिवार्यता तय की गई है, तो जो लोग 2011 से पहले नियुक्त हैं उनके सेवा शर्तों में टेट की अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने उस समय जो सेवा शर्त था उसके आधार पे वो चयनित हुए और आज सेवा में हैं। तो जब से टेट लागू हुआ है उसके बाद टेट की अनिवार्यता ठीक है, लेकिन उसके पूर्व की सेवा में जो लोग हैं उनके लिए ये गलत है, तो उसको शिथिल किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्थानीय स्तर पर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति रुकी हुई है। उन रिक्त पदों पर यहाँ पर डीओ के द्वारा पदोन्नति किया जाना चाहिए, हमने ये भी मांग की है। क्या बोलते हैं? और जो सेवा पुस्तिका है, CGFF पासबुक का संधारण है, ये DDO स्तर पर, BO स्तर पर और प्राचार्य DDO स्तर पर इनका संधारण होना चाहिए, ये भी मांग हमने की है। और उसके साथ ही साथ जो परीक्षा में बैठते हैं हमारे विभागीय, हमारे कर्मचारी शिक्षक, उनके परीक्षा अनुमति आदेश भी विभाग में लंबित है, ये जारी होना चाहिए। और DO साहब से हमने ये भी मांग की है कि जो VSK जो है वो VSK के जगह बायोमेट्रिक पंच मशीन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। सूखा नशे के बढ़ते अवैध कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे में इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में पुलिस ने व्यापक अभियान चलाकर 40 से अधिक पान ठेलों, किराना और अन्य दुकानों पर छापेमारी की। कार्यवाही के दौरान प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई और दुकानदारों पर वैधानिक कार्यवाही की गई। एडिशनल SP पंकज पटेल ने बताया कि युवाओं को नशे से बचाने और नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। ऐसी सूचना मिल रही थी कि यहाँ के पान ठेलों और कुछ दुकानों में सूखा नशा करने के लिए यूज करते हैं, जो गोगो पेपर होता है, उसकी बिक्री की जाती है। तो पूरे जिले के सभी थानों में इसमें मुहिम चलाई गई थी, जिसमें ऐसे जो भी संभावित स्थान थे या पान ठेला या कोई अन्य किराना शॉप वगैरह जहाँ पे गोगो पेपर की बिक्री की जा रही थी, उन सभी को चेक किया गया है और जहाँ भी ऐसे बिक्री करते सामान मिले हैं वहाँ सामान की जब्ती की गई है और संबंधित स्टोर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लोगों कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, बड़े खाईबाई बड़े व्यापारी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनको कहाँ से सप्लाई होती है, कहाँ से ये आता है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सरकार की धान खरीदी नीति पर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि निर्धारित तिथि समाप्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी मांग को लेकर बिलासपुर में सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने कहा कि किसानों और मजदूरों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में केंद्र की भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा कानून
को छेड़छाड़ कर कमजोर करने का प्रयास किया है, उसमें जो मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलकर लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करने का काम किया है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रत्येक ब्लॉक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में किसानों के धानों को नहीं खरीदा जा रहा है, टोकन नहीं काटा जा रहा है, लोग परेशान है, किसान हलाकान है, जबकि इन्होंने चुनाव में वादे किए थे कि किसानों का एक एक बीज धान खरीदा जाएगा, तो उस मुद्दे को भी लेकर आज एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ ही साथ सांकेतिक चक्का जाम का भी कार्यक्रम है। देखिए, जिस प्रकार से किसानों के हित में निर्णय नहीं लिए जाएंगे, मनरेगा कानून को पहले के जैसे कांग्रेस सरकार ने जब मूल ढांचे को जो लेकर आया था, जन कल्याणकारी योजना बनाया था, वैसा अगर यथावत नहीं रखा गया तो हम लोग गली गली घर घर जाकर ब्लॉक में तालुकाओं में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जन जागरूक कर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बिलासपुर नगर निगम ने बकाया किराया और संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। निगम कमिश्नर के निर्देश पर शनिचरी बाजार में 4 दुकानों को सील किया गया। जानकारी के अनुसार संबंधित दुकानदार पर 2 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि थी। कार्यवाही के दौरान एक दुकान संचालक द्वारा विरोध भी किया गया। इसके साथ ही बिना अनुमति बन रही 3 मंजिला दुकान का निर्माण कार्य रुकवा कर नोटिस जारी किया गया। निगम इंजीनियर जुगल किशोर ने बताया कि बकाया कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। मौके पर निगम की टीम और स्वच्छता पेट्रोलिंग दल मौजूद रहा। नगर पालिका निगम के आयुक्त महोदय के आदेश और निर्देश पे आज शनिचरी पड़ाव में सब्जी मंडी और कुछ हमारे पुराने दुकान है जो इस जगह पे, जैसे ताराचंद कमल कुमार के निवासी का है, 2 और कपड़े दुकान थे, उसके अलावा एक दुकान जो थी वो सब्जी मंडी के अंदर थी उसको, और एक दुकान जो बिना अनुमति के निर्माणाधीन थी तो उसको बंद कराया गया है काम, और बाकी दुकानों को सील बंद किया गया। 4 दुकानें थी उसको सील किया गया। अभी यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ पे भी लगभग 2 लाख रुपए इनका आउटस्टैंडिंग है। इन लोगों के द्वारा नगर निगम में किराया नहीं पटाए जाने के कारण इसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे और क्या कुछ एक्शन है? ये तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी सतत। इसमें जो भी किराया नहीं पटा रहा है या संपत्ति कर नहीं पटा रहा तो उस पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।